नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनल आईएएस। देखिए, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो सारे प्रश्न जो इस टॉपिक से संबंधित हैं, जिसका नाम है संसदीय व्यवस्था, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया का जो है, उससे जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे वो आप सही करके आएंगे। तो सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री सिस्टम आर कवर्ड इन दिस वीडियो ओनली। तो इसी वीडियो में सारे प्रश्न कवर हो रहे हैं आपके, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। भारत की संसदीय व्यवस्था के बारे में क्या डिटेल्स है और क्या ये कहती है, ये सारी जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए, भारत का जो संविधान है, केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। जो भारत के संविधान के हिसाब से केंद्र में और राज्य में दोनों में जो है संसदीय सरकार की स्वरूप को दिखाता है। अब इसमें आपको अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 याद रखना है आपको, ठीक है। तो अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध कराता है और अनुच्छेद 163 और 164 राज्यों में कराता है। तो दो चीजें यहां से क्लियर हुई कि जो केंद्र में संसदीय व्यवस्था है उसकी व्याख्या कहाँ की गई है, आर्टिकल 74 में और आर्टिकल 75 में, और राज्यों में जो संसदीय व्यवस्था की जो डिटेल्स है वो कहाँ व्याख्या की गई है, वो 163 आर्टिकल में और 164 आर्टिकल में। ये आपको बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना है। अब और डिटेल हम जानते हैं कि आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें, सरकार की कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव और विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, अंगों के मध्य संबंधों की जो प्रकृति के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति में क्लासिफिकेशन होता है। मतलब जो आज के टाइम की सरकारें हैं उनका कार्यपालिका और विधायिका के साथ जो संबंध है उसी के आधार पर हम उसी के आधार पर हमें पता लगता है कि इस देश में संसदीय व्यवस्था है या राष्ट्रपति व्यवस्था है। तो आगे हम इसकी डिटेल देखते हैं। सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये जो सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है इसमें जो कार्यपालिका है मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी और उनका कैबिनेट, ये कार्यपालिका है। वो अपनी पॉलिसीज के लिए और जो काम वो करती है उसके लिए वो जिम्मेदार रहती है, विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहती है, मतलब लेजिस्लेचर मतलब संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है। दूसरी ओर सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है। एक तो हमने बात कर ली कि संसदीय व्यवस्था, जो कि कार्यपालिका जो होती है संसद में वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, उसे जवाब देना पड़ता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में क्या होता है कि कार्यपालिका अपनी पॉलिसीज और कामों के लिए लेजिस्लेटर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, वो हम आगे समझेंगे। यह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब शक्तियों का पृथक्करण। तो क्या भारत में शक्तियों का पृथक्करण है? देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो चुन के आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, सांसद बनते हैं। तो पहले वो सांसद हैं और संसद में जहां कानून बनते हैं उसके भी वो हिस्सेदार हैं, उसके भी जो है वो मेंबर हैं। तो वो ही कानून बना रहे हैं वहां पे, और फिर जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं या कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, तो वो ही कार्यपालिका में आ जाते हैं मेंबर बन के। तो वही उस पॉलिसीज को और वही उस लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे पृथक्करण नहीं हुआ, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं कहेंगे इसको। लेकिन वहीं मैं आपको बताऊंगा आगे कि अमेरिका में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है। वहां पे जो जुडिशरी होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, और लेजिस्लेटर मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों अपना अलग अलग इंडिपेंडेंट रूप से काम करती हैं। ठीक है, तो ये जो प्रकृति है सेपरेशन ऑफ पावर की, इसी के बिहाफ पर हम डिसाइड करते हैं कि संसदीय व्यवस्था है किसी देश में या प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार कहते हैं और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, मतलब उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, या सरकार का बेस्ट मिनिस्टर रूप भी कहते हैं।
ठीक है। यह अब बताइए संसदीय जो व्यवस्था है वो उसके एग्जाम्पल कहाँ मिलते हैं हमें देखने को, ये आपको याद रखना है। जब प्रश्न आता है तो आपको इनका उदाहरण जरूर देना है। तो संसदीय जो व्यवस्था है जैसे कि भारत में है वैसे ही ठीक ब्रिटेन में है, जापान में है, कनाडा में है, ठीक है, और भारत में तो है ही। दूसरी ओर जो राष्ट्रपति सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है लेजिस्लेटर के प्रति, या कहें नॉन पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहां चलता है, अमेरिका में चलता है, ब्राजील में चलता है, रूस में चलता है, श्रीलंका में चलता है, ठीक है। अब ये एक आइवर जेनिंग्स हैं जिन्होंने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है। ये आपको याद रखना है, प्रश्न आता है तो आपको जरूर सही करना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पावर है, पावर उसका जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट है वो कैबिनेट होता है, वहीं से सारी पावर डिराइव होती है। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है, जैसे कि हमने पहले समझा जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो लेजिस्लेटर के प्रति उत्तरदायी है, जवाबदेही है, जवाब देना पड़ता है उसको, ठीक है। क्योंकि इसमें कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और इनका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त है। मतलब पूरा उनका बहुमत अगर है संसद में तब तक इनका कार्यकाल चलता है। बहुमत से कम सीट अगर इनकी हुई तो इनके लिए जो है अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है और सरकार गिर जाती है। संसदीय व्यवस्था का पदभार करने वाली ब्रिटिश संसद के उद्भव के उपरांत इसे सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल किसे कहा जाता है, ठीक है। अब ब्रिटिश संविधान और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को कैबिनेट के संबंध के संदर्भ में समानता के बीच प्रथम प्राइमस इंटर पैरेस कहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री की शक्तियां और स्थिति कैबिनेट में बढ़ी है। वह ब्रिटिश राजनीतिक प्रधानमंत्री को कैबिनेट के संबंध में ये हमने डिस्कस कर लिया। अब जो है वह ब्रिटिश राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में प्रभावशाली भूमिका अदा करने लगा है। इसलिए बाद के राजनीतिक विश्लेषक जो हैं जैसे कि क्रॉसमैन और मैकिंटोश और अन्य जो विद्वान हैं ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था को प्रधानमंत्री शासित सरकार कहने लगे। यही स्थिति भारत के संदर्भ में लागू होती है क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था है। अब जान लेते हैं कि हमने बात कर ली कि संसदीय व्यवस्था है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन भैया संसदीय सरकार पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की कुछ विशेषताएं होती होंगी, ठीक है, और वहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की कुछ विशेषताएं होती होंगी और कुछ कमी भी होती होंगी। तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं तो और ज्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम का। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है संसदीय सरकार की विशेषता में वो है नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। क्या मतलब है? देखिए राष्ट्रपति जो है नामिक कार्यपालिका है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है। इसमें संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री जो होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है। जो प्रधानमंत्री होता है वो वास्तविक में उसके पास शक्तियां होती हैं, जबकि संसदीय व्यवस्था में जहां राष्ट्रपति होता है उसके पास शक्तियां जो है नहीं होती इतनी, वो नाम मात्र के लिए होता है, ठीक है। रबर स्टैंप कहते हैं इसे हम राष्ट्रपति को संसदीय व्यवस्था में, और संसदीय व्यवस्था में सारी शक्तियां जो है प्रधानमंत्री के पास होती हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री को रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। इस तरह राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है। राष्ट्रपति जो है वो हेड ऑफ स्टेट होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता, जबकि प्रधानमंत्री हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। अनुच्छेद जो आर्टिकल 74 है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 74 क्या कहता है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद कैबिनेट की व्यवस्था करता है, जो राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने में परामर्श देगी। अब प्रेसिडेंट जो भी काम करेगा उसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसको एड एंड एडवाइस देगी। उसी के बिहाफ पर प्रेसिडेंट काम करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। उसके परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है।
और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कैबिनेट है, उसके एड एंड एडवाइस को राष्ट्रपति को मानना ही होता है। ठीक है। दूसरी जो विशेषता होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम की, मतलब संसदीय व्यवस्था की, वो होती है बहुमत प्राप्त दल। आप जानते हैं लोकसभा के चुनाव होते हैं। ठीक है, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो जिस दल की सबसे ज्यादा सीट आती हैं, बहुमत जिस दल को प्राप्त होता है, 50% से +1 जिसकी सीट आती हैं, वही सरकार बनाने के काबिल होता है। ठीक है, तो इसमें जो है संसदीय व्यवस्था में बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। जिसका बहुमत आएगा वही शासन करेगा और उसी पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत में सीटें प्राप्त होती हैं, वह सरकार बनाती है। उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और उसी दल के नेताओं में से एक जो सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के लिए जो है काबिल होता है, और आपस में वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनके बहुमत दल का नेता कौन होगा। तो प्रधानमंत्री के लिए शपथ जो है राष्ट्रपति जो है दिलाता है और राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। ठीक है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की एड एंड एडवाइस पर प्रधानमंत्री जिसको कहेंगे, जो लिस्ट देते हैं प्रधानमंत्री, उन्हीं को वो है राष्ट्रपति जो है मंत्रियों की शपथ दिलाता है। जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता, अब ऐसा केस भी आ जाता है कि गठबंधन की सरकार बनती है, कभी कभार आपने सुना है कोएलिशन गवर्नमेंट। तो जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, मतलब जितनी सीट उसे चाहिए सरकार बनाने के लिए उतनी सीट नहीं आती है जीत के उसकी, तो दलों के गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो फिर गठबंधन होता है दो सरकारों के बीच में, और फिर वो आंकड़ा पूरा किया जाता है जितना जरूरी है सीटों का, फिर उसे न्योता दिया जाता है और उसे फिर प्रधानमंत्री बनाया जाता है उन दलों में से। तीसरी जो विशेषता है इसकी वो है सामूहिक उत्तरदायित्व। यह संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत है। मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी, और विशेषकर लोकसभा के प्रति गठबंधन 75 में वे एक टीम की तरह काम करते हैं और साथ साथ रहते हैं। प्रधानमंत्री के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक टीम के साथ काम करते हैं और साथ साथ रहते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी, इस रूप में प्रभावी होता है कि लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। लोकसभा जो है अविश्वास प्रस्ताव अगर ले आए उनके प्रति, तो उस सरकार को हटा सकती है संसदीय व्यवस्था में। चौथी जो विशेषता है वो है राजनीतिक एकरूपता। सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, और इस तरह उनकी समान राजनीतिक विचारधारा होती है। और गठबंधन सरकार के मामले में मंत्री सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं। जब गठबंधन किसी का होता है तो वो आपस में विचार विमर्श करके जो है एक ही विचारधारा की तरफ काम करते हैं, जिसका जो है सीट्स ज्यादा है, जिसका बहुमत ज्यादा है। ठीक है, अब पांचवा है दोहरी सदस्यता। ये क्या है? देखिए, मंत्री कौमा विधायिका, मंत्री जो है वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। मैंने शुरुआत में आपको बताया कि जो सांसद है वो चुनकर जा रहा है तो वो संसद का सदस्य हो गया, और उसी को फिर मंत्री या प्रधानमंत्री बना दिया गया है तो वो कार्यपालिका का भी सदस्य हो गया। तो एक व्यक्ति की यहाँ दोहरी सदस्यता होती है, वो विधायिका का भी मेंबर है और कार्यपालिका का भी मेंबर है, दोनों का सदस्य है। इसे ही कहेंगे दोहरी सदस्यता। ठीक है, अब इसमें जो है, इसमें एक चीज और है कि अगर कोई केंद्र सरकार में मंत्री या प्रधानमंत्री बनता है तो उसको संसद का सदस्य रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री पहले भी बनाया जा सकता है उसको, लेकिन उसके 6 महीने बाद के अंदर 6 महीने तक के अंदर उसको संसद का सदस्य बनना होगा, चाहे लोअर हाउस का लोकसभा का या अपर हाउस का जो है राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है। अगर इमरजेंसी में वो प्रधानमंत्री के लिए या मिनिस्टर के लिए शपथ ले लेता है तो आने वाले 6 महीने के भीतर उसको सदस्यता लेनी होती है। ठीक
ठीक है, नहीं तो उसको पद से हटा दिया जाएगा। छठवां है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। वह मंत्रिपरिषद का, संसद का और सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। इन क्षमताओं में वह सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका का निर्वहन करता है। देखिए, प्रधानमंत्री चुनकर आता है और आपस में सर्वसम्मति से जो है उस दल के नेता उनको प्रधानमंत्री के लिए आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाता है। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद, संसद और सत्तारूढ़ दल जो रूलिंग पार्टी है उनका जो है काम चलता है, संचालन होता है। ठीक है। सातवां है निचले सदन का विघटन। निचला सदन कौन सा होता है? लोकसभा। संसद के निचले सदन लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा डिसॉल्व कर दिया जा सकता है, विघटन किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें, प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा को डिसॉल्व करने की सिफारिश करता है। इसका तात्पर्य है कि कार्यकारिणी को संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका को विघटन करने का अधिकार है। आठवां होता है गोपनीयता। मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं और अपनी कार्यवाहियों, नीतियों और निर्णयों की सूचना नहीं दे सकते। अपना कार्य ग्रहण करने से पहले वे गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं। राष्ट्रपति के सामने मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, हमने संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं वो बात करनी। अब राष्ट्रपति शासन की क्या विशेषता होती है उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के विपरीत अमेरिकी संविधान सरकार में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है। हमने एग्जाम्पल के तौर पर पहले हमने समझा। अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था वाली सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहली होती है, अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य व सरकार दोनों का मुखिया होता है। अब अंतर समझिए, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो राष्ट्रपति है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, राज्य का मुखिया होता है। यहाँ राज्य से मतलब ये नहीं है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नहीं। राज्य मतलब स्टेट मतलब इंडिया। तो राष्ट्रपति जो है राज्य का मुखिया होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है इंडिया में। और प्रधानमंत्री जो होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, मतलब सरकार का मुखिया होता है। लेकिन अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का मुखिया होता है। ठीक है। एक राज्य का प्रमुख होने के नाते उसे राजकीय स्थिति प्राप्त होती है और एक सरकार का मुखिया होने के नाते वह सरकार के कार्यकारी अंगों का नेतृत्व करता है। ठीक है, समझ आई ये बात। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति को निर्वाचन व्यवस्था के तहत 4 वर्ष के लिए निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है। अमेरिका में जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का वो 4 साल का होता है। 4 साल के लिए उसे चुना जाता है निश्चित काल के लिए। उसे कांग्रेस द्वारा गैर संवैधानिक कार्यों के लिए दोषी पाए जाने के अतिरिक्त नहीं हटाया जा सकता। जैसे भारत में प्रधानमंत्री के लिए अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं, उधर नहीं लाते, उसे नहीं हटाया जा सकता। और इधर पार्लियामेंट कहते हैं, उधर जो है कांग्रेस कहते हैं। वहां भी 2 होते हैं, एक होता है हाउस ऑफ कॉमन पीपल और सीनेट होता है। ठीक है, वहां पे भी 2 हाउस होते हैं, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस, और एक इंडिया में भी 2 हाउस होते हैं। तो दोनों को मिला के वहां उसको कांग्रेस कहते हैं, यहाँ पार्लियामेंट। ठीक है। अब अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति कैबिनेट या छोटी इकाई किचन कैबिनेट की सहायता से शासन चलाता है। यह केवल एक परामर्शदर्शी इकाई होती है और इसमें गैर निर्वाचित विभागीय सचिव होते हैं। इनका चयन एवं नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। देखिए ये क्या है, किचन कैबिनेट क्या है? एक छोटी सी यूनिट है। देखिए, इंडिया में प्रधानमंत्री के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जिनके साथ वो प्रधानमंत्री काम करता है। लेकिन अमेरिका में जिन लोगों को वो अपने साथ रखता है काम करने के लिए, वहां उन्हें जो है डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी कहते हैं, सचिव कहते हैं। इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वहां काम जिनके थ्रू वो करवाता है या जिनके साथ करता है टीम के साथ, उन्हें सचिव कहते हैं। और ये सचिव कोई चुनकर नहीं आते,
ये राष्ट्रपति के द्वारा अपनी मनमर्जी से सिलेक्ट किए जाते हैं। वो किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है अपने सचिव के तौर पर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। इनका चयन एवं नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। बाकी डिटेल में हम जब जो भारत के संविधान का कंपैरिजन पढ़ेंगे तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कंपेयर करके उसकी डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे चीजें और क्लियर समझ में आएंगी आपको। अभी आप इतना याद रखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी टीम खुद सिलेक्ट करता है और उस टीम का जो भी मेंबर होता है उसे कहीं से चुनकर आने की जरूरत नहीं होती है। वो किसी को भी, लेमन भाषा में कहें, वो किसी रोड चलते हुए व्यक्ति को भी अगर उसको अच्छा दिखा के ये इस काम में एक्सपर्ट है, इस फील्ड में एक्सपर्ट है, तो वो उसको सचिव बना लेगा किसी डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो चलिए, और राष्ट्रपति उन्हें चुन सकता है किसी भी समय, तो हटा भी सकता है। अगर उसको काम पसंद नहीं आया तो हटा सकता है, एक तरह से कंपनी मान लीजिए। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंडिया में और प्रधानमंत्री लेजिस्लेटर के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वहीं राष्ट्रपति और उसके जो सचिव हैं वो वहां की कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। और वे ना तो कांग्रेस के सदस्य होते हैं, ना सदस्यता ग्रहण करते हैं, और ना ही कांग्रेस के किसी सेशन में भाग लेते हैं। जैसे पार्लियामेंट का अपने यहाँ सेशन होता है, उसी तरह कांग्रेस के सेशन वहां होते हैं, तो उनमें वो भाग भी नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं कर सकता। जैसे प्रधानमंत्री इंडिया में पार्लियामेंट का विघटन करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देता है, कहता है और डिसॉल्व करवा देता है, उसी तरह राष्ट्रपति वहां की जो कांग्रेस है और वहां का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसका जो है विघटन नहीं कर सकता। कांग्रेस का निचला सदन होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत, अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार है। सरकार की विधायी मतलब लेजिस्लेटर, कार्यकारी मतलब एग्जीक्यूटिव और न्यायिक मतलब जुडिशरी शक्तियों को सरकार की 3 स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित एवं विस्तृत किया गया है। अब बात कर लेते हैं, हमने दोनों सिस्टम की विशेषताओं पर चर्चा कर ली अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं संसदीय व्यवस्था के गुण क्या हैं। देखिए, सरकार की संसदीय व्यवस्था के निम्नलिखित गुण हैं। विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। भाई पॉजिटिव भी तो लेना पड़ेगा ना, किसी चीज को नेगेटिव नहीं ले सकते ना हर चीज को, तो पॉजिटिविटी तलाशते हैं हम। तो इसमें पॉजिटिविटी क्या है, संसदीय व्यवस्था में जो है विधायिका मतलब लेजिस्लेटर एवं कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, दोनों के मध्य कोऑर्डिनेशन होता है। संसदीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सरकार के विधायी एवं कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग एवं सहकारी संबंधों को सुनिश्चित करता है। कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है। कार्यपालिका जो है विधायिका का एक अंग है, क्योंकि जो सांसद चुन के जाते हैं वो पहले विधायिका के मेंबर होते हैं और फिर वो कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं। तो जो कार्यपालिका है वो विधायिका का ही अंग है और दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र हैं। परिणाम स्वरूप इन दोनों अंगों के बीच विवाद के बहुत कम अवसर होते हैं। अरे भैया, जब एक व्यक्ति विधायिका का भी मेंबर है, वही व्यक्ति कार्यपालिका का है, तो वाद विवाद कहां से होगा? नहीं होगा। दूसरा है उत्तरदायी सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। मंत्री अपने मूल एवं कार्याधिकार कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद मंत्रियों पर विभिन्न तरीकों जैसे प्रश्नकाल, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव एवं अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से कंट्रोल रखती है। ठीक है, प्रश्नकाल में सवाल जवाब होते हैं, पूछे जाते हैं, उनको जवाब देना पड़ता है। ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होती है और संसद उन पर कंट्रोल रखती है। तीसरा है निरंकुशता का प्रतिषेध। निरंकुशता नहीं आती है। इस व्यवस्था के तहत कार्यकारी एक समूह के में निहित रहती है, मंत्रिपरिषद में, न कि एक व्यक्ति में। संसदीय व्यवस्था में जो पूरी जो एक तरह से कहें पावर है वो पूरे मंत्रिपरिषद में रहती है, न कि किसी एक व्यक्ति में, जैसे अमेरिका में रहती है। हालांकि अमेरिका में भी इसके प्रोविजन है। अमेरिका में भी जो है एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए कई सारी चीजें हैं, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप याद रखिए कि जो इंडिया में पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रहती है, लेकिन
एक व्यक्ति में नहीं रहती है, ठीक है। यह प्राधिकृत व्यवस्था कार्यपालिका की निरंकुश प्रकृति पर रोक लगाती है, और ये व्यवस्था से क्या होता है कि कार्यपालिका जो है निरंकुश ना हो जाए, उस पर कंट्रोल रखती है, ठीक है। अर्थात कार्यकारिणी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया भी जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इसको हम डिटेल में एक वीडियो के जरिए आपको समझाएंगे, ठीक है। अभी अविश्वास प्रस्ताव ये है कि सरकार अगर काम करने में सक्षम नहीं है, कोई कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। चौथा है जो प्रॉपर्टी है संसदीय व्यवस्था की, वो है वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। देखिए ये क्या होता है, अब रूलिंग पार्टी के बहुमत खो देने पर, मान लो एनडीए की गवर्नमेंट है अभी इंडिया में, अगर इसके कुछ सांसद इसे छोड़कर चले जाएं तो वो अपना बहुमत खो देगी। तो सत्तारूढ़ दल के बहुमत खो देने पर राज्य का मुखिया कौन होता है, राज्य का मुखिया प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट, राज्य का जो मुखिया होता है प्रेसिडेंट, वो विपक्षी दल जो अपोजिशन को सरकार बनाने के लिए न्योता देता है। क्यों भाई, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, वो तो अपना बहुमत खो दिए, तो अब प्रेसिडेंट तो न्योता देगा विपक्षी दल को कि भाई अगर आप बहुमत साबित कर सकते हो अपना, तो आप सरकार बना लो। इसका तात्पर्य है कि नए चुनाव के बिना वैकल्पिक सरकार का गठन हो सकता है। अगर सरकार गिर जाती है संसदीय व्यवस्था में तो कोई चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है, विपक्षी दल अगर साबित कर देता है तो वो सरकार बना लेगा, ठीक है। इस तरह डॉक्टर जेनिंग्स कहते हैं विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री है। समझिए इस बात को, डॉक्टर जेनिंग्स कहते हैं कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसको हम ऑप्शनल प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि रूलिंग पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है, अगर वो सरकार अपना बहुमत खो देती है तो वो वैकल्पिक उसके पास, लीडर ऑफ अपोजिशन के पास, विपक्षी दल के पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो प्रधानमंत्री बन सकता है अगर प्रेसिडेंट के सामने फ्लोर टेस्ट जब हो तो वो अपना बहुमत साबित कर दे, ठीक है। तो वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था होती है इसमें, सांसदीय व्यवस्था में। व्यापक प्रतिनिधित्व, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका लोगों के समूह से गठित होती है। उदाहरण के लिए मंत्री लोगों का प्रतिनिधि है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका लोगों के समूह से गठित होती है। देखिए एक सांसद बहुत सारी जनता के ऊपर से चुनकर जाता है, तो वो मंत्री जो है लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, वो लोग उन्हें चुनकर भेजते हैं। तो संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका लोगों के समूह से गठित होती है। इस प्रकार यह संभव है कि सरकार के सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो। हर एरिया से और हर वर्ग के लोगों से, हर धर्म का, हर जाति का और अलग अलग भाषा बोलने वाले का, सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है संसदीय व्यवस्था में, ठीक है। प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखता है, इन सारी चीजों का ध्यान रखता है प्रधानमंत्री, कि सभी लोगों का नेतृत्व हो। ऐसा नहीं है कि SC ST कैंडिडेट को मंत्री नहीं बनाया जाए या वहां के से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के नहीं आ रहा है, नहीं, सभी के लिए नेतृत्व जरूरी है। सभी लोग अपना अपना प्रतिनिधि के तौर पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनकर भेजते हैं, ठीक है। अब संसदीय व्यवस्था के दोष के बारे में जान लेते हैं हम, कमी क्या है। तो पहली कमी है अस्थिर सरकार, मतलब संसदीय व्यवस्था स्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी भी कि नहीं कर पाएगी। भाई बीच में अगर उसने बहुमत खो दिया तो सरकार तो गई, तो स्थिर सरकार नहीं है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। स्टेबल गवर्नमेंट का काफी प्रभाव पड़ता है भारत की अर्थव्यवस्था पर और सरकार पर। इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें कि एक स्टेबल गवर्नमेंट होना कितना जरूरी है, क्योंकि ये मान लो अभी कोई सरकार है वो अपनी पॉलिसी बना देती है, कल को वो सरकार गिर गई तो नई सरकार आई, उसने पता लगा इस वाली सरकार ने जो नीतियां बनाई थी वो निरस्त कर दी।
ऐसे में जो है लोगों को समस्या आती है, कंपनियों को समस्या आती है, कॉरपोरेट कल्चर प्रभावित होता है, सारी चीजें होती हैं। तो अस्थिर सरकार इसकी एक कमी है। ठीक है। दूसरी है नीतियों की निश्चितता का अभाव। भाई नीति निश्चित नहीं है, जब सरकार निश्चित नहीं है तो सरकार के द्वारा बनाई गई नीति निश्चित कैसे हो सकती है? सरकार गई तो नीतियां कैंसिल हो सकती हैं, क्योंकि आने वाली सरकार पॉलिसीज को निरस्त कर देगी। इसमें उदाहरण भी दिया गया है। उदाहरण के लिए 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार की सारी नीतियों को पलट दिया। ऐसे ही कांग्रेस सरकार ने 1980 में सत्ता में वापस आने पर किया। ठीक है। तीसरा है मंत्रिमंडल की निरंकुशता। जब सत्तारूढ़ पार्टी को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो कैबिनेट निरंकुश हो जाती है और वह लगभग असीमित शक्तियों की तरह कार्य करती है। जो लास्की है वो कहते हैं संसदीय व्यवस्था, लास्की एक थिंकर हैं, वो कहते हैं संसदीय व्यवस्था कार्यकारिणी को तानाशाही का अवसर उपलब्ध करा देती है। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मूर भी कैबिनेट की तानाशाही की शिकायत करते हैं। इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी का काल भी इसका गवाह है। चौथा, शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध। सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, ये हमने शुरू में डिस्कस कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव एक ही व्यक्ति के हाथ में है। वही व्यक्ति लेजिस्लेटर का मेंबर होता है, विधायिका का, और वही का एग्जीक्यूटिव का मेंबर होता है, तो सेपरेशन ऑफ पावर है नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में तुलना कर लेते हैं। संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं हमने पढ़ी। दोहरी कार्यकारिणी होती है, बिल्कुल पढ़ी हमने। बहुमत के दल का शासन होता है, सही है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, सही है। राजनीतिक एकरूपता होती है, सही है। दोहरी सदस्यता होती है, सही है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, हम पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें पहले ऊपर। निचले सदन का विघटन होना, लोकसभा विघटित हो जाती है। शक्तियों का सम्मिश्रण। राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था, एकल कार्यकारिणी होती है। राष्ट्रपति एवं विधायिका का पृथक रूप होता है, मतलब विधायिका और एग्जीक्यूटिव अलग अलग होती है। उत्तरदायित्व का अभाव, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होती राष्ट्रपति शासन में। ठीक है। राजनीतिक एक रूपता नहीं दिखती। एकल सदस्यता होती है राष्ट्रपति शासन में, और संसदीय व्यवस्था में डबल सदस्यता होती है। राष्ट्रपति का कंट्रोल रहता है। निचला सदन विघटन नहीं होता। शक्तियों का विभेद रहता है। यहाँ जो है सेपरेशन ऑफ पावर रहता है राष्ट्रपति शासन में। और संसदीय व्यवस्था के गुण हम पढ़ चुके हैं। वही सारी चीजें हैं, पॉइंट के फॉर्म में आपको दी हुई हैं एक जगह, आप इनको याद रखिएगा। ठीक है। पांचवा देखिए, हम देखते हैं अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। जो दोष पढ़ रहे हैं हम ध्यान रखिए, संसदीय व्यवस्था के दोष, कमी। अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन, इसका मतलब क्या है भाई? देखिए, व्यक्ति सांसद बन के चुनकर जाता है, जरूरी तो नहीं है उसके अंदर वो स्किल हो, लेकिन वो लोगों में प्रिय होता है और लोगों में उसकी पहचान होती है, तो चुनाव के लिए खड़ा होता है और जीत जाता है। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि उसके अंदर वो सेट ऑफ स्किल अवेलेबल हो। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर जाता है और उसे फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाता है। भैया फाइनेंस के बारे में ABCD नहीं आती और फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मोदी की जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी 2014 में, वहाँ पे स्मृति ईरानी जी को HRD मिनिस्टर बना दिया था। तो सब लोगों ने सवाल उठाए थे कि आपने तो ग्रेजुएशन भी नहीं किया है और आप शिक्षा मंत्री बना दिए हो। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन होता है। यहाँ ये नहीं देखा जाता कि आपके अंदर वो सेट ऑफ स्किल है जिनके कारण आप उस पद पे बिठाए जा रहे हो, वो सेट ऑफ स्किल आपके अंदर अवेलेबल है कि नहीं है, ये नहीं देखा जाता है, बस बिठा दिया जाता है। और फिर उनकी मदद करते हैं ब्यूरोक्रेट्स, IAS सचिव के तौर पर। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब भैया विशेषताएं भी हमने डिस्कस की, गुड प्रॉपर्टीज फीचर्स डिस्कस किए, कमी भी डिस्कस की। तो संसदीय व्यवस्था को एक्सेप्ट क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या कारण है?
हमने देखी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डिस्कस कर लिए, उसके बावजूद भी ये भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये सारी चीजें पर डिबेट हुई होगी, नो डाउट। अंबेडकर के टाइम पे, नेहरू जी के टाइम पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के टाइम पे सारी डिबेट हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, संविधान सभा में। तो पॉजिटिव नेगेटिव सामने आए, उसके बाद भी संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया। क्या कारण है भाई, समझ लेते हैं। देखिए, पहला है व्यवस्था से निकटता। देखिए, संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को इसलिए भी अपनाया, ब्रिटेन में भी जो है संसदीय व्यवस्था है, तो संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे उन्होंने ब्रिटिश की पार्लियामेंट्री सिस्टम को इसलिए अपनाया कि यह भारत में ब्रिटिश शासनकाल से ही यहाँ अस्तित्व में थी, लोग परिचित भी थे इससे। के.एम. मुंशी ने यहाँ तर्क दिया है कि इस देश में पिछले 30 या 40 वर्षों से सरकारी काम में कुछ उत्तरदायित्वों को शुरू कराया गया है, इससे हमारी संवैधानिक परंपरा संसदीय बनी है। इस अनुभव के बाद हमें पीछे क्यों जाना चाहिए भाई, और क्यों महान अनुभव को खरीदें। जो व्यवस्था हमारे सामने रही है उसी को अपनाएं, उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता। सेकंड नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में इस ओर इशारा किया था कि एक लोकतांत्रिक कार्यकारिणी को 2 शर्तों से अवश्य सेटिस्फाई करना चाहिए, पहला स्थायित्व और दूसरी उत्तरदायित्व। दुर्भाग्य से अब तक यह संभव नहीं हो सका कि ऐसी व्यवस्था को खोजा जाए जिसमें दोनों समान स्तरों को सुनिश्चित किया जा सकता है। अमेरिकी व्यवस्था ज्यादा स्थायित्व देती है लेकिन उत्तरदायित्व कम देती है। भाई, अमेरिका की गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट है लेकिन वो लेजिस्लेटर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरी तरफ ब्रिटिश व्यवस्था रिस्पॉन्सिबल ज्यादा है लेकिन स्टेबल नहीं है। ब्रिटेन, समझ रहे हैं ना, राजा रानी का शासन चलता है। प्रारूप संविधान ने कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था की सिफारिश करते हुए स्थायित्व की तुलना में उत्तरदायित्व की अधिक वरीयता दी। तो सारी डिबेट होने के बाद निचोड़ क्या निकल के आया कि भैया स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, बीच में सरकार गिर जाए तो दूसरा कोई पद संभाल लेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेजिस्लेटर के प्रति जवाबदेही बनती है उनकी, ठीक है। सॉरी। थर्ड पॉइंट है विधायिका एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता। अब देखिए, अमेरिका की हम बात करें तो वहां सेपरेशन ऑफ पावर होता है, शक्तियों का पृथक्करण। लेजिस्लेटर में जहां लॉ बनते हैं और कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है मतलब प्रेसिडेंट, टकराव होता है। मान लीजिए प्रेसिडेंट ने कोई लॉ बनाने के लिए कहा और लेजिस्लेटर में बहस हुई, वो तैयार नहीं, पास ही नहीं हो पा रहा बिल। और मान लीजिए विधायिका कोई लॉ पे डिस्कस कर रही है, वो प्रेसिडेंट को मंजूर नहीं, तो टकराव हो जाता है। इंडिया में ऐसा नहीं है क्योंकि एक ही मेंबर दोनों का सदस्य होता है, वही लॉ बना रहा है, वही एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, इंप्लीमेंट कर रहा है। तो संविधान निर्माता चाहते थे कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव को जो है नकारा जाए, जो कि अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली में पाया जाता है। उन्होंने सोचा कि एक प्रारंभिक लोकतांत्रिक सरकार के इन दो घटकों के बीच संघर्ष को और स्थायी खतरे को वहन नहीं किया जा सकता। वो चाहते थे कि एक ऐसी सरकार बने जो देश के चहुमुखी विकास के लिए अनुकूल हो। ओवरऑल डेवलपमेंट, भारतीय समाज की प्रकृति। देखिए, भारत विश्व में सर्वाधिक मिश्रित राज्य एवं सर्वाधिक जटिल समाज है। यहाँ अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग कल्चर है उनका, डाइवर्सिटी अलग है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। इस तरह संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया ताकि सरकार में विभिन्न वर्गों क्षेत्रों के लोगों के हितों में बहुत अवसर सुलभ हो सके और राष्ट्रीय भावना को लोगों के बीच बढ़ाते हुए अखंड भारत का निर्माण हो सके, ठीक है। अब भारतीय एवं ब्रिटिश मॉडल में विभेद देख लेते हैं। भारत सरकार में संसदीय व्यवस्था विस्तृत रूप से ब्रिटिश सांसदीय व्यवस्था पर आधारित है, यद्यपि यह कभी भी ब्रिटिश पद्धति की नकल नहीं रही। यह उससे निम्नलिखित मामलों में अलग है।
भारत ने जरूर ब्रिटेन मॉडल को अपनाया है, लेकिन ब्रिटेन से कुछ चीजों में अलग है भारत। कैसे? ब्रिटिश राजाशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्र पद्धति है। ब्रिटिश में राजा रानी होते हैं, रानी की सरकार चलती है एलिजाबेथ, भारत में नहीं चलती। भारत जो रिपब्लिक है। दूसरे शब्दों में भारत में राज्य का मुखिया राष्ट्रपति होता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य का मुखिया राजा या रानी होता है, जो कि आनुवांशिक होता है। मतलब अगर रानी मर गई तो उसकी आने वाली जो जनरेशन का जो व्यक्ति होगा वही उसका पद संभालेगा, आनुवांशिक है। ठीक है, इंडिया में ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति चले गए तो उनका लड़का राष्ट्रपति बन जाए, नहीं। ब्रिटिश व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है और शक्तियों पर प्रतिबंध है, क्योंकि यहाँ एक लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकार है। ये सारी चीजें यहाँ अवेलेबल हैं। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होना चाहिए, जबकि भारत में प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी हो सकता है, चाहे उच्च सदन का चाहे निचले सदन का, चाहे राज्यसभा का हो सकता है चाहे लोकसभा का। उदाहरण के तौर पर मनमोहन सिंह राज्यसभा से चुन के आए थे, प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा से चुन के आए, प्रधानमंत्री बने। किसी भी सदन का हिस्सा हो, लेकिन ब्रिटेन में जो है निचले सदन का हिस्सा होना जरूरी है। चौथा है, सामान्यतः ब्रिटेन में संसद सदस्य बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। भारत में जो व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है उसे भी मंत्री बनाया जा सकता है, बस कंडीशन ये है कि मंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर भीतर उसको राज्यसभा या लोकसभा से सदस्यता लेनी होती है। ठीक है। पांचवा है, ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्री को राज्य के मुखिया के रूप में कार्यालयी कार्य में प्रति हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं होता। देखिए, छठवां है, ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में शैडो कैबिनेट एक अनोखी संस्था है। ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में शैडो कैबिनेट एक अनोखी संस्था है। इसे विपक्षी पार्टी द्वारा गठित किया जाता है ताकि सत्तारूढ़ दल के साथ संतुलन बना रहे और अपने सदस्यों को भावी मंत्रालय कार्यों के लिए तैयार किया जा सके। भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है। तो गाइस, हमने ये डिस्कस किया पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, भारत में संसदीय व्यवस्था, सारी चीजें हमने डिस्कस की। आपके जितने भी प्रश्न एग्जाम में बनेंगे वो यहाँ से पूरे हो जाएंगे। आप इसको वीडियो को देखा आपने, एक बार और अच्छे से देखिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो, अगर कोई क्वेरी है आपकी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, वहां पे जाके आप हमसे जो है कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी होगी तो अगर आपका डाउट हो तो हम उस पर स्पेशल वीडियोज भी लेके आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए